बहुत ज़माना पहले की बात है। बगदाद के एक छोटे मगर मोहब्बत भरे महल्ले में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम उस्ताद रहमत था। इसकी चाल में थकन और हाथों में मिट्टी की सख्ती जरूर थी, मगर दिल में एक अजीब सी नरमी थी। लोग उसे दूर से देखकर पहचान लेते थे कि यही वो शख्स है जो मिट्टी को शक्ल देता है और इंसानों को अखलाक का सबक भी। घर छोटा था मगर रिस्क हलाल था और उस्ताद रहमत इसी पर फख्र करता था। उसका एक बेटा था आमिर। जवानी की ताजगी, उमंगें और बेफिक्री इसमें पूरी तरह मौजूद थीं, मगर वो कभी मेहनत की कदर नहीं कर पाया। उस्ताद रहमत रोज समझाता कि बेटा, जो हाथ हुनर से खाली हूं वो जिंदगी में कुछ नहीं बना सकते, मगर आमिर के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। इसके जहन में बस एक बात बैठ चुकी थी कि अगर किस्मत साथ दे तो इंसान बगैर मेहनत भी बहुत कुछ कमा सकता है। मोहल्ले में सब लोग उस्ताद रहमत की इज्जत करते थे। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसका काम था मिट्टी के बर्तन बनाना। सुबह फजर के फौरन बाद वो अपना चाक घुमाना शुरू कर देता। चाक की आवाज जैसे कोई पुरानी शायरी पढ़ रहा हो। इसके हाथ मिट्टी पर ऐसे चलते जैसे कोई माहिर मौसीकार सत्तार की तारों पर उंगलियां फेर रहा हो। हर बर्तन के साथ इसकी मोहब्बत बंधी होती थी, मगर इस मोहब्बत को आमिर कभी समझ ना पाया। एक रोज जब सूरज अभी आसमान पर पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था, उस्ताद रहमत ने आमिर को आवाज दी, बेटा, आज से काम तुम भी सीखोगे। आमिर ने चेहरा बिगाड़ते हुए जवाब दिया, अबू, ये सब मिट्टी का खेल बच्चों के लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बाजार में बैठकर सौदागरी करूंगा। उस्ताद रहमत ने मुस्करा कर कहा, बाजार में सौदागरी से पहले इंसान की सौदागरी सीखनी पड़ती है। मगर आमिर को ये बातें बोझ लगती थी। इस दिन उस्ताद रहमत ने अपने शागिर्द को छठी दी और आमिर को चाक के पास बुला लिया। एक बर्तन बना, हाथ मिट्टी पर रखो, मोहब्बत से। समझदारी से आमिर ने बेदिली से हाथ चाक पर रखे। पहला जोर ज्यादा लगाया तो मिट्टी का ढेर बखर गया। दूसरी बार चाक की रफ्तार तेज कर दी तो मिट्टी ने दाएं बाएं उछलना शुरू कर दिया। उस्ताद रहमत खामोश देखते रहे। आमिर ने तीसरी बार जोर आजमाई तो चाक पर मौजूद मिट्टी पूरी तरह नीचे गिर पड़ी। आमिर ने गुस्से में हाथ झाड़ते हुए कहा, यह काम तो फजूल है, इसमें ना इज्जत ना फायदा। उस्ताद रहमत ने नरमी से कहा, बेटा, मिट्टी को समझना पड़ता है। ये जिद नहीं करती, लेकिन बेसब्री बर्दाश्त नहीं करती। आमिर ने हंसकर जवाब दिया, मेरी किस्मत में बड़े काम लिखे हैं, ये छोटी चीजें मेरे लिए नहीं। उस्ताद रहमत खामोश हो गए। इनकी आंखों में दुख नहीं था, सिर्फ फिक्र थी। चंद दिन बाद आमिर ने मोहल्ले के चौक में चंद नौजवानों को देखा जो तेजी से पैसे कमाने की बातें कर रहे थे। वो शहर के बाजार में कोई कारोबार करना चाहते थे। आमिर फौरन उनमें शामिल हो गया। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मुझे काम करने की समझ है, बस किसी अच्छी किस्मत का इंतजार है। वो नौजवान हंसे और बोले, आ जाओ, किस्मत आजमा लो, लेकिन याद रखो, जो हुनर नहीं जानता उसकी किस्मत भी जल्द धोखा दे देती है। अगली सुबह आमिर ने घर में ऐलान किया, अबू, आज से मैं कारोबार करूंगा, ये मिट्टी का काम आप ही करें, मैं पैसे कमाऊंगा, बड़ा बनूंगा। उस्ताद रहमत ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, जो काम तुम जानते ही नहीं, इसमें कामयाबी कैसे मिलेगी, मगर आमिर जिद कर चुका था। उसने कुछ बर्तन साथ लिए ताकि शहर में बेचे और मुनाफा कमाए। उस्ताद रहमत खामोशी से दरवाजे तक उसे छोड़ने आए। बेटा, दौलत कमाते हुए रास्ता नहीं खोना, सच्चाई और मेहनत हाथ से मत जाने देना। आमिर ने बेपरवाह लहजे में कहा, अबू, अब फिक्र ना करें, मैं सब जानता हूं। शहर की गलियां आबाद थीं, बाजार में रौनक थी, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। आमिर ने एक जगह बैठकर बर्तन सामने रख दिए। पहले घंटे में कोई दिलचस्पी ना ली, दूसरे घंटे में भी कोई ना आया। धूप तेज होने लगी, आमिर का सब्र थकने लगा। अचानक एक शख्स आया और पूछा,
ये कितने के हैं? आमिर ने फौरन ज्यादा कीमत बताई। आदमी ने तंजिया निगाह डाली और आगे बढ़ गया। फिर एक बुढ़िया आई और कहने लगी, बेटा सस्ता लगा दो, पैसों की कमी है। आमिर ने गुरूर से जवाब दिया, मेरे पास हर चीज कीमती है, पैसे नहीं तो आगे बढ़ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। बर्तन वैसे ही पड़े रहे। आमिर ने सोचा कि शायद जगह अच्छी नहीं। उसने बर्तन उठाए और शहर के एक और हिस्से में चला गया, लेकिन वहां लोग पहले से अपने जाने पहचाने कम्हारों से सामान लेते थे। आमिर के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। आखिरकार थका हारा, भूखा प्यासा वो वापस महल्ले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ लोगों को उस्ताद रहमत के बर्तनों की तारीफ करते सुना। क्या खूब हाथ है इस आदमी का, हर बर्तन में जैसे एक रूह होती है। आमिर के दिल पर जैसे किसी ने चोट लगा दी हो। घर पहुंचा तो उस्ताद रहमत अभी भी चाक पर बैठे थे। उन्होंने बेटे को देखा और प्यार से पूछा, कैसा रहा दिन? आमिर ने झूठ कहा, अच्छा था, बस कल और बेहतर होगा। मगर उस्ताद रहमत उसके चेहरे से सच जान चुके थे। बेटा, दुनिया में सब कुछ सीखना पड़ता है, किस्मत भी और काम भी। आमिर को इस वक्त भी समझ ना आई। उसे लगा अभी सब कुछ बाकी है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसान के सबसे बड़े सबक उसे वक्त ही सिखाता है, और वक्त का हाथ कभी नर्म नहीं होता। वो रात आमिर देर तक जागता रहा। इसे कुछ सोच आती तो वो सर झटक देता। इसे लगता था कि कल यकीनन कुछ न कुछ इसके हाथ लग जाएगा, मगर मुकद्दर उन लोगों पर कभी मुस्कुराता नहीं जो कोशिश किए बना मुस्कुराहट मांगते हैं। कल ने इसके लिए एक नया मोड़ तैयार कर लिया था, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद आमिर कभी वैसा नहीं रहने वाला था। अगली सुबह सूरज की रोशनी अभी नर्म ही थी कि आमिर जल्दी से तैयार हो गया। इसके दिल में एक जिद थी कि आज वो हर कीमत पर कामयाब होकर आएगा। उसने दोबारा कुछ बर्तन लिए और शहर का रुख किया। रास्ते में चलते हुए अपने आप से कहता जा रहा था, आज तो किस्मत खुद आकर दरवाजा खटखटाएगी। शहर के बाजार पहुंचकर इसने एक नई जगह तलाश की। पास ही एक ऊंची आवाज वाला दुकानदार लोगों को खींच रहा था। आमिर ने सोचा कि अगर मैं भी थोड़ी आवाज बढ़ा दूं तो लोग मुतवज्जे होंगे। वो चीख चीख कर कहने लगा, सबसे अच्छे बर्तन, कम्हारों के बादशाह से, आखिरी मौका, ले लो ले लो। लोग ने देखा जरूर, मगर उसके लहजे में वो हसन नहीं था जो खुलूस से आता है। पास के एक बूढ़े कुम्हार ने इसे कहा, बेटा, आवाज की नहीं, नियत की बाजारी होती है। अगर हाथ में हुनर ना हो तो खूब चीखने का भी फायदा नहीं। आमिर ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, अब लोग पुराने ख्यालात के हैं। जमाना बदल चुका है। मगर वो ये समझ ना पाया था कि जमाना बदल सकता है, मगर हुनर की कदर नहीं। घंटे गुजर गए, मगर एक भी बर्तन ना बका। फिर एक चिकने लच्छन वाला आदमी आया जो खुद को दुकानदार कहता था। वो धोखाबाज था, मगर आमिर उसकी चालाकी ना समझ पाया। उसने आमिर को कहा, मैं सारे बर्तन ले लूंगा, मगर सस्ते में। तुम नया हो ना, देखो मेरा साथ पकड़ लो, कल से तुम्हारे बर्तन दुगनी कीमत पर बकेंगे। आमिर को लगा जैसे किसी फरिश्ते ने आकर मदद की हो। उसने सारे बर्तन बहुत कम कीमत पर दे दिए। पैसे थोड़े मिले, मगर दिल में उम्मीद बढ़ गई। दुकानदार ने जाते हुए कहा, कल आना, फिर नया सौदा करेंगे। आमिर बड़े फख्र से चलता हुआ घर की तरफ आया, जैसे जंग जीत आया हो। रास्ते में एक नदी के किनारे बैठकर उसने पैसे गिने। वो सोच रहा था कि आज तो कुछ कम मिला है, मगर कल किस्मत खिल जाएगी। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का वहां आया। इसके हाथ में उस्ताद रहमत के ही बनाए हुए बर्तन थे। वो हंसी के साथ बोला, चचा, मैंने ये आपके अबू से लिए हैं, बहुत सस्ते भी और बहुत खूबसूरत भी। आमिर का दिल एक पिल को रोक सा गया। अगर अबू इतने सस्ते बेचते हैं तो फिर मैं इतना महंगा क्यों सोच रहा था। लड़का भागता हुआ चला गया, मगर आमिर के दिल में नए सवाल छोड़ गया।
शाम को जब वो घर पहुंचा तो उस्ताद रहमत ने प्यार से पूछा, आज कैसा रहा? आमिर ने फिर झूठ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में भरम पहले जैसा ना रहा। बस अबू, कुछ पैसे मिल गए हैं, कल और बेहतर होगा ना? उस्ताद रहमत ने इसके हाथ में मौजूद पैसे देखकर पूछा, कितने बर्तन गए? आमिर ने नजरें चराईं। सब। उस्ताद रहमत धीरे से बोले, क्या कीमत थी? आमिर ने पहली बार सच बता दिया। उस्ताद रहमत ने गहरी सांस ली। बेटा, तुमने हार नहीं बेची, तुमने अपनी मेहनत और अपने बाप की इज्जत आधी कीमत पर बेच दी है। लेकिन आमिर ने फिर खुद को बहला लिया। अबू, कल से मेरा वक्त बदलेगा। उस्ताद रहमत ने इसे खामोशी से देखते हुए कहा, वक्त तब बदलता है जब इंसान खुद बदले। अगली सुबह आमिर दोबारा इसी दुकानदार के पास गया, मगर आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने बाजार में दौड़ लगा दी, हर दुकान पर पूछा, मगर किसी को इल्म न था। आमिर का दिल डूबने लगा। इसके चेहरे पर पसीना था, मगर धूप अभी निकली भी नहीं थी। आखिरकार एक दुकानदार ने हंसकर कहा, वो ठग है, कल ही किसी नादान को लूट कर फरार हो जाता है। ये सुनकर आमिर के हाथ से थैला छूट गया। इसे लगा जैसे पूरी दुनिया इसका मजाक बना रही हो। पैसे तो कमाए थे, मगर अक्ल खो दी थी। वो सड़क के किनारे बैठा रह गया। आंखों के सामने हर चीज धुंधली हो गई। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई गलत रास्ते पर था। शाम जैसे तैसे घर पहुंचा। इस बार उस्ताद रहमत खामोश नहीं थे। उन्होंने पहली बार सख्त लहजा इख्तियार किया। मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुमने अपनी जिद को अपना खुदा बना लिया। आमिर का सर शर्मिंदगी से झक गया। अबू, मैंने गलती की। गलती वो होती है जिससे कोई सीखे। अगर सीख ना आए तो वो हमाकत है। आमिर ने आहिस्तगी से कहा, मुझे एक मौका और दें, मैं फिर कोशिश करूंगा। उस्ताद रहमत ने इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर इस बार मेरे साथ। हुनर से भागकर मंजिल नहीं मिलती। मगर आमिर ने अपनी आखिरी जिद संभाल कर रखी हुई थी। उसने दिल में फैसला किया कि वो एक बार फिर अपना रास्ता आजमाएगा। वो समझ रहा था कि किस्मत अभी भी इस पर मेहरबान हो सकती है, मगर किस्मत के पास इसके लिए एक और इम्तिहान तैयार खड़ा था। और ये इम्तिहान पहले से ज्यादा सख्त था। रात के खाने के बाद उस्ताद रहमत सहन में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। चांद की रोशनी उनकी झुर्रियों पर पड़ रही थी, जैसे हर लकीर में कोई पुरानी कहानी छपी हो। आमिर कुछ देर तक सोच में डूबा उन्हें देखता रहा। वो जानता था कि इसके अबू को इसकी फिक्र लगी हुई है, मगर उसका अना इसे अब भी रोक रही थी। अगली सुबह आमिर बगैर बताए घर से निकल गया। इसे लगा कि अगर वो एक बार फिर किस्मत आजमाए तो शायद कामयाबी उसके कदम चूम ले। उसने सोच लिया था कि किसी भी तरह पैसा कमाना है। बाजार में इसे एक आदमी मिला जो दूसरे का सामान उठाकर ले जाने के पैसे देता था। आमिर ने फौरन काम कबूल कर लिया। पैसे मिल जाएंगे तो अबू को दिखाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। मगर चंद ही घंटों में उसकी कमर टूटने लगी। भारी बोझ उठाते हुए इसके हाथों में छाले पड़ गए, और उजरत भी इंतहाई कम थी। वो सोचता रहा कि लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, बगैर हुनर के कितना मुश्किल होता है कमाना। उसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगा। शाम को जब उसे पैसे मिले तो वो हैरान रह गया। ये तो कल लुटने के बाद बच्चे पैसों से भी कम थे। उसने झुंझलाकर कहा, मैं गुलाम थोड़ी हूं जो इतनी मेहनत पर ये टुकड़े मिले। मालिक ने हंसते हुए जवाब दिया, जितना काम इतने पैसे। दुनिया का उसूल यही है। आमिर की जबान एक पिल को बंद हो गई। यही उसूल उसके अबू जिंदगी भर बताते रहे थे। भूखा प्यासा वो बाजार से निकला। रास्ते में एक जगह पानी नजर आया। वो फौरन नलके के पास गया। जैसे ही झककर पानी पिया, इसे लगा जैसे इब्न हयात मिल गया हो। चंद घूंट पीकर ही सांस बहाल हो गई।
اس نے پلکیں اٹھائیں تو سامنے دو آدمی نظر آئے جو استاد رحمت کے برتن بیچ رہے تھے۔ لوگ قطار میں کھڑے تھے، ہر شخص تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ ہاتھ واقعی کمال کے ہیں، ایسا برتن تو شہر میں کہیں نہیں ملتا۔ کمہار تو جیسے مٹی سے زندگی نکال لیتا ہے۔ عامر نے پہلی بار اپنے باپ کے ہنر کی اصل قیمت دیکھی۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے کچھ چھپ سا گیا، دل میں ایک ایسی آگ جل اٹھی جو اب تک جلن نہیں، صرف غرور تھی۔ اب وہ جلن شرمندگی میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گھر واپس آیا۔ استاد رحمت نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج کہاں تھے؟ عامر نے پہلی بار ہچکچاتے ہوئے کہا، کام پر۔ کیسا رہا؟ مشکل تھا، بہت مشکل۔ استاد رحمت نے اس کے ہاتھ پر چھالے دیکھے اور سمجھ گئے کہ بیٹا کیا سیکھ کر آیا ہے، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ کبھی کبھی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ رات عجیب تھی۔ عامر کروٹیں بدلتا رہا، دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ ابو کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس صرف ضد۔ وہ جتنا سوچتا، دل اتنا بھاری ہوتا جاتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ صبح ابو سے کہے گا کہ مجھے مٹی کا کام سکھا دے، مگر اس نے سوچا کل کہیں گے تو ابو سمجھیں گے کہ میں کمزور پڑ گیا۔ اس نے پھر انا کے پتھر تلے اپنے الفاظ دبا دیے۔ اگلی صبح وہ پھر کام کی تلاش میں نکل گیا۔ اس بار اس نے ایک دکاندار سے کہا کہ مجھے کچھ بیچنے کو دے دو، میں کمیشن پر کام کر لوں گا۔ دکاندار نے کچھ پرانی مٹی کی پلیٹیں اسے پکڑا دیں اور کہا، جو بیچ سکو بیچ لینا، مگر یاد رکھو ان میں کوئی خاص بات نہیں۔ عامر نے بازار میں کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں۔ کچھ ہی دیر میں چند پلیٹیں بک گئیں، مگر نقصان میں۔ لوگ کہتے، یہ تو بہت معمولی کام ہے۔ عامر خود بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ان میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو استاد رحمت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ایک اور تیر پیوست ہوا، ہنر کے بغیر سوداگروں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر اندھیرا پھیلنے لگا۔ عامر تھکا ہارا ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ پانی کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر میں ابو سے ہی ضد نہ کرتا تو آج شاید میں بھی کوئی قابل انسان ہوتا۔ اچانک اس نے مٹی کو مٹھی میں بھرا، دبایا، چھوڑ دیا۔ مٹی کے نرم ذرے ہوا میں بکھر گئے۔ یہ منظر اس کے دل پر نقاش بن گیا، جس کے ہاتھ میں ہنر نہیں، اس کا انجام بھی مٹی کی طرح بکھر جانا ہے۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اتنے میں استاد رحمت خود اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ بیٹا، عامر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی۔ ابو، میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا نا، چونکہ میرے ہاتھ میں ہنر نہیں۔ استاد رحمت نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹا، ہاتھوں میں ہنر ہمیشہ موجود ہوتا ہے، مگر دل میں جب تک ضد کا بوجھ ہو، ہنر پھوٹ نہیں سکتا۔ عامر نے پہلی بار اپنے ابو کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ مجھے سکھا دیں ابو، میں سچ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ استاد رحمت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج عامر کے اندر پہلی بار ضد نہیں، بلکہ سچائی بول رہی تھی۔ کل سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی، اور اس بار قسمت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جب صحن میں اتری تو عامر پہلے ہی استاد رحمت کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ضد نہیں، عزم نظر آ رہا تھا۔ استاد رحمت نے چاک لگایا اور مٹی سامنے رکھ کر کہا، آج سے یہ مٹی تمہاری استاد ہے، اسے سمجھنا، اسے محسوس کرنا، یہ تمہیں سب کچھ سکھا دے گی۔ عامر نے آہستہ آہستہ ہاتھ مٹی پر رکھے۔ شروع میں وہ پھر الجھا، مٹی کبھی ڈھیر ہو جاتی، کبھی بکھر جاتی، مگر ہر بار گر کر وہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ استاد رحمت نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، ہاتھ کی حرکت سے پہلے دل کی حرکت ضروری ہے۔ بے صبری چھوڑ دو، وہی تمہیں نقصان دیتی رہی ہے۔ چند دنوں میں عامر نے مٹی کی نرمی اور سختی کا فرق سمجھ لیا۔ چاک کی آواز اب اسے موسیقی لگنے لگی۔
वो हर दिन बदल रहा था, वो अंदर से भी और बाहर से भी। वक्त गुजरता गया। बाजार में एक बार फिर वही रौनक, वही शोर था, मगर इस बार आमिर की जगह अलग थी। वो उस्ताद रहमत के साथ खड़ा था, उनके बनाए हुए बर्तनों के साथ। लोग तारीफ करते, बर्तन उठाते, कीमत पूछते और खुश होकर खरीद लेते। एक बूढ़ी औरत ने आमिर से पूछा, बेटा, ये खूबसूरत सा प्याला तुमने बनाया है? आमिर हिचकिचाया, फिर धीरे से मुस्करा कर बोला, जी, मेरे हाथों से बना है। औरत ने खुशी से प्याला खरीदा और दुआएं देती चली गई। ये लम्हा आमिर के लिए किसी खजाने से कम न था। उसने पहली बार अपनी मेहनत की कीमत कमाई थी। इसके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। उसने घर आकर उस्ताद रहमत के कदम छुए। अबू, ये पैसे मेरी पहली कमाई है, आप रखें। उस्ताद रहमत ने पैसे वापस इसके हाथ में रख दिए। ये तुम्हारा हक है और आज मुझे फख्र है कि तुमने उसे हक से कमाया है। मेहनत ईमान है और ईमान कभी बेकीमत नहीं रहता। अब आमिर रोज के रोज बेहतर होने लगा। वो सिर्फ बर्तन नहीं बनाता था, इनमें अपना दिल भी डालता था। बाजार में लोग कहते, ये बूढ़े कुम्हार का बेटा बदल गया है। और ये जुमला आमिर के कान में मौसीकी की तरह पड़ता। एक शाम उस्ताद रहमत घर के दरवाजे पर बैठे थे। आमिर उनके साथ आकर बैठ गया। हुआ हल्की सी थी, आसमान पर शाम की नारंगी रोशनी फैली हुई थी। अबू, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। क्या आपने कभी मेरा साथ छोड़ने का सोचा था? उस्ताद रहमत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। मोहब्बत कभी उम्मीद नहीं छोड़ती और ना मेहनत छोड़ती है। आमिर की आंखें नम हो गईं। उसने सर उस्ताद रहमत के कंधे पर रखा। आपने मुझे बचा लिया अबू, खुद से भी और दुनिया से भी। उस्ताद रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद को सीख लिया। यही असल कामयाबी है। वक्त गुजरा तो आमिर उस्ताद रहमत के साथ नहीं बल्कि उनकी जगह खड़ा होने लगा। बगदाद के बाजार में लोग अब कहते थे, ये वो आमिर है जिसके हाथों में उसके बाप की दुआ और खुद की मेहनत है। और उस्ताद रहमत चाक के पास बैठकर अपने बेटे को देखते रहते, एक ऐसी नजर से जिसमें सुकून भी था और शुक्र भी। उन्होंने दुनिया से यही तो मांगा था कि उनके बेटे के हाथों में हुनर आ जाए और हाथों से पहले दिल सांवर जाए। आज आमिर जानता था, किस्मत हाथ पकड़कर नहीं चलती, वो उन हाथों का इंतजार करती है जिनमें मेहनत हो, सच्चाई हो और बाप की दुआ हो।